मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। उसमें अब तक हमने 35 प्रैक्टिस सेट कर लिए और टेक्स्ट बुक के हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे ओवरऑल हमारा 36वां प्रैक्टिस सेट और टेक्स्ट बुक का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे। प्यार दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक आदमी 80 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक बस द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंचता है। वह वापस मोटरसाइकिल से आता है तो उसे 20 मिनट का समय कम लगता है। तो उसकी यात्रा के दौरान औसत गति क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, हमें चारों विकल्पों में से जज करना है कि हमारा कौन सा आंसर राइट होगा। दोस्तों में औसत गति ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दूरी होनी चाहिए और समय होना चाहिए। दूरी तो हमारे पास हो गया 80 किलोमीटर जा रहा है और वापस 80 किलोमीटर ही आ रहा है, तो हमारे पास कुल दूरी तो आ जाती है इस प्रकार 100 किलोमीटर आती है। लेकिन दोस्तों हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हम इसको छोटा करके आपको बता रहे हैं कि भी 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। तो हम पहले जाने का समय ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो समय कैसे ज्ञात करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास होगी 80 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास होगी भी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हल कर लीजिए, तो हम 0 से 0 काट देते हैं, तो हमारे पास बच गया दोस्तों 8/6, यानी कि हमारे पास बच गया दोस्तों 4/3। 4/3 घंटा है। तो हमें इसको मिनट में चेंज कर लेना, क्योंकि हमें आगे दे रखा कि 20 मिनट कम समय लगता है, जिससे मैं पर्सन को करने में आसानी हो। या फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा ही 80/60 को हम 60 से गुणा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी समय होगा वो मिनट में आ जाएगा। हम 60 से कर लेते हैं, तो हम इसमें 0 से 0 नहीं काटेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, 60 से 60 कट गया। तो हमारे पास आगे दोस्तों आदमी को बस द्वारा जाने में 80 मिनट का समय लगता है। अब दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ कि वापस आ रहा मोटरसाइकिल से, तब उसको 20 मिनट का समय कम लगता है, यानी कि वापस आते समय आदमी को 60 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों जाने का समय भी आ गया और आने का समय भी आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस आते समय आदमी की स्पीड क्या रही वो हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखना। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, जितना गया उतना ही वापस आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगी दोस्तों 80 हो गई। दोस्तों उसको वापस आने में 60 मिनट का समय लग रहा है, 60 मिनट आने दोस्तों 1 घंटा लग रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, वापस आते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो प्यारे दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि हमारा प्रश्न क्या बन गया कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है और वापस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए, तो हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, एक बार आप ध्यान रखना। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स हो जाएगी हमारी जाने वाली स्पीड और वाई हमारी हो जाएगी आने वाली स्पीड। आप इसको आगे पीछे मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा हमारा। तो दोस्तों हम इसको हल करते हैं, तो हमारे पास 2 की जगह लिख देंगे हम 2। एक्स की जगह हमारे पास हो गया दोस्तों जाने वाली गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आ रहा दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। अपॉन में करेंगे एक्स प्लस वाई, तो दोस्तों 60 प्लस 80 हमारे पास कितना हो गया, 140 हो गया। अब प्यार दोस्तों एक जीरो से एक जीरो हम काट लेते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 से 14 को काट दे 7 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, ऊपर बच गया 480 अपॉन 7। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास 48 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा दोस्तों 6 टाइम हो गया। रिमाइंडर बच गया हमारा 6 0 हो गया 60, और 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स होगा। रिमाइंडर बच गया 4 और फिर 7। इस प्रकार हमारे पास इसका आंसर हो गया 68 पॉइंट समथिंग। तो देखते दोस्तों ऐसा किस विकल्प में दे रखा हमें, ऐसा हमें दोस्तों विकल्प सी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी में 4/7 को 5/7 के रूप में लिखा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ कि हमारा ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न को आसानी से कर पा रहे होंगे। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा है 20 अवलोकनों का औसत 30 है। उनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, फिर उनमें से प्रत्येक को 2.5 से गुणा किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा।
तो प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे तो औसत में भी हमें जोड़ लेना, अगर प्रत्येक संख्या गुणा करते हमें औसत को भी उसमें गुणा कर लेना होता है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या दे रखा दोस्तों, पहले औसत 30 था, 30 में पहले इसने 6 जोड़ दिया, तो नया औसत क्या बन गया हमारा 36 बन गया। अब 36 को 2.5 से गुणा कर, प्रत्येक को गुणा करा यानी हम 36 को गुणा कर लेते, 2.5 से हम गुणा कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको गुणा करना है, गुणा आप आसानी से कर लोगे, या फिर दूसरा तरीका था कि 36 हो गया, 36 का डबल हमारे पास 72 और आधा इसका क्या हो गया दोस्तों 18, 72 प्लस 18 हमारा हो गया दोस्तों 90। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प डी। या फिर दोस्तों आप 36 को 2.5 से गुणा कीजिए, आपको 90 इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों, लिखा है एक थोक विक्रेता 45 कलमों के अंकित मूल्य पर खुदरा व्यापारी को 50 कलम देता है। यदि खुदरा व्यापारी सभी कलमों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारा थोक विक्रेता होता है जिससे दुकानदार सामान खरीदता है, और हमारा खुदरा व्यापारी जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्या होगा दोस्तों खुदरा व्यापारी। अब मेरे प्यारे दोस्तों में मान लेना कि 45 कलमों का क्रय मूल्य कितना होता है, 45 होता है। 45 कलमों का क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, 45 रुपये होता है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, खुदरा व्यापारी 45 रुपये में 50 पेंसिलें लेके आया। आई बात समझ में, 50 पेंसिल 50 कलम जो भी है। अब दोस्तों क्या हुआ हमारा कि वो प्रत्येक को अंकित मूल्य पर बेच रहा है। प्रत्येक अंकित मूल्य दोस्तों हमारे पास हो गया 1, तो 50 को कितने में बेचेगा दोस्तों, 50 × 1 यानी कि 50 में बेच दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो लेके आया 45 में, बेच रहा है 50 में, तो हमें ज्ञात करना है इसका लाभ प्रतिशत। तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। लाभ कितना हुआ दोस्तों, हमें 5 रुपये का लाभ हुआ। हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य हमारे पास हो गया 45 × 100। इस प्रकार हमारे पास आ गया लाभ प्रतिशत। 5 को डिवाइड करें 45 से, 9 टाइम्स हो गया। अब दोस्तों हमारे पास बच गया 100/9, 100/9 यानी कि हमारे पास हो गया दोस्तों 11.11%। विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का किसी कार्य को 12 दिन, 10 दिन और 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो पुरुष अपनी दक्षता के 4/5वें भाग के साथ अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें एलसीएम मेथड से करना है। तो हम एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं भाई, ये हमारे पास पुरुष हो गए जो 12 दिन में करते हैं, महिला 10 दिन में और एक लड़का 30 दिन में करता है। तो हम इसका पहले टोटल कार्य ज्ञात कर लेते हैं, यानी तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ गया 60 आ गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, 12 का भाग 60 में देना है, 5 बार गया। 10 का भाग 60 में देना है दोस्तों, कितनी बार गया, 6 बार गया। और 30 का भाग हमें 60 में देना है दोस्तों, 2 बार गया। इस प्रकार हमने इसकी कार्य क्षमता ज्ञात कर ली। अब दोस्तों पुरुष की कार्य क्षमता होगी 5, यानी कि एक दिन में 5 कार्य करता है, लेकिन पुरुष अपनी कार्य क्षमता का 4/5 कार्य करे, यानी इसका 4/5। तो दोस्तों क्या होगा, 5 से 5 कट गया, यानी कि अब पुरुष की कार्य क्षमता बच गई 4। करना पूरे 60 कार्य, तो 60 कार्य कब कंप्लीट करेगा, 60/4, यानी कि हमारे पास आ गया दोस्तों 15। तो पुरुष अपनी कार्य क्षमता के 4/5वें भाग के साथ अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 5वां प्रश्न लिखा है, यदि x बराबर 8 - 3 √7 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना। दोस्तों जो सेकंड नंबर लिखा है 1 + 1/x का मान क्या होगा, आगे लिखा जो टाइप हो गया गलती से हमारा, तो हमें ज्ञात करना दोस्तों 1 + 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास x का मान तो दिया हुआ है कि 8 - 3 √7, हमारे पास 1/x का मान नहीं है, तो हम 1/x का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, एक बार ध्यान रखना। 1/x को हम इस प्रकार लिख देते हैं दोस्तों 1/8 - 3 √7। अब दोस्तों इसको आप हल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं दोस्तों, 8 + 3 √7 से गुणा कर लेते हैं और 8 + 3 √7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों रेशनलाइजेशन। अब इसको हम हल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। ऊपर तो हमारा क्या बच गया दोस्तों, सीधा ही 8 + 3 √7,
बट्टे में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी हमारा होता है दोस्तों ए स्कोर माइनस बी स्कोर, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हम करेंगे दोस्तों ए स्कोर, यानी 8 का स्कोर हमारे पास हो गया दोस्तों 64 माइनस बी स्कोर। बी स्कोर करेंगे दोस्तों, हमारे पास 3 का स्कोर हो गया 9 और अंडर 7 का स्कोर हो गया दोस्तों 7 और 9 इंटू 7 हमारे पास हो गया दोस्तों 63। अब दोस्तों 64 में से 63 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 1 और 1 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमारे पास 1/x का मान आ गया 8 + 3 अंडर 7। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास x का मान भी और 1/x का मान भी, हम दोनों मान को रख के इसको जोड़ लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें परसेंट का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों मैं x का मान परसेंट में दे रखा 8 - 3 अंडर 7, तो हम यहाँ पे लिख दे x का मान 8 - 3 अंडर 7। और दोस्तों हमारे पास 1/x का मान दे रखा 8 + 3 अंडर 7। इस प्रकार हमें समीकरण मिल गई, इसको हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, प्लस वाले संख्या से माइनस वाली संख्या कट गई, पीछे बच गया 8 + 8। 8 + 8 हमारा हो गया दोस्तों 16 और 16 विकल्प डी में लिखा। तो इस पर्सन का राइट आंसर विकल्प डी हो गया। बढ़ते हम दोस्तों अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन हमारा 20%, 30% और 14 से 2/7% के 3 छूटों के समतुल्य छूट क्या है। हमें ज्ञात करना दोस्तों समतुल्य छूट या फिर समकक्ष छूट। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे पास तरीका होता है कि हम पहले दो संख्याओं ज्ञात करें फिर तीसरी संख्या ज्ञात करें। इसमें दोस्तों में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारे पास इजी तरीका होता है कि हम इसको 100 मान के इसकी 3 क्रमागत छूट ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम यह तरीका करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि कीमत थी 100 रुपये। 100 रुपये पर किसी वस्तु पर 20% की छूट थी। तो दोस्तों वस्तु की कीमत क्या होगी, हमारे पास 80 होगी। 80 पर फिर से 30% की छूट थी। तो दोस्तों 80 का 30% कितना होता है, 80 × 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हमारे पास 8 × 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 24 हो गया। अब दोस्तों 80 की वस्तु पर 24 रुपये की छूट, यानी कि वस्तु हमें मिल रही है दोस्तों 56 यानी कि 56 रुपये मिल रही। अब प्यार दोस्तों आगे क्या हुआ कि भाई 56 रुपये पर 14 से 2/7% की छूट मिल रही। अब दोस्तों क्या करना है, 14 से 2/7% को भिन्न रूप में चेंज कर लेना, जिससे क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी। अब प्यारे दोस्तों 14 से 2/7% को हम भिन्न रूप में चेंज कर लेते हैं। इसकी भिन्न रूप आपको याद रखनी होती दोस्तों 1/7 होती है, यानी कि 56 रुपये पर 1/7 की छूट मिल रही है तो हम इसको 56 से गुणा करके छूट ज्ञात कर लेते हैं। 7 का भाग 56 में कितनी बार गया दोस्तों, हमारा 8 बार गया, यानी कि 56 की वस्तु पर 8 रुपये की छूट मिल रही है। तो हम यहाँ पर लिख दें दोस्तों 56 छूट कितनी मिल रही है दोस्तों 8 मिल रही है। तो वस्तु हमें कितने मिल रही है दोस्तों 48 में मिल रही है। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि वस्तु हमारी 100 रुपये की थी, हमें कितने मिले दोस्तों 48 रुपये मिली। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, डिस्काउंट कितना मिला 100 - 58 यानी कि 52 रुपये का डिस्काउंट मिला। या फिर दोस्तों एक और तरीका इसको ज्ञात करने का, हम इन तीनों को जोड़ ले। पहली बार 20 रुपये की छूट दी, दूसरी बार 24 रुपये की और तीसरी बार 8 रुपये की छूट दी। अब इस तीनों को जोड़े तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 20 + 24 44 और 44 + 8 हमारे पास हो गया दोस्तों 52। इस प्रकार भी हमारा इस पर्सन का राइट आंसर मिल गया। अभी क्या 52 रुपये आ रहा है और पहले भी 52 रुपये आ गए। दो तरीके मिल गए। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, उससे भी आप इस पर्सन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस पर्सन को एक और तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और इन सभी तरीकों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से पर्सन को कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों 20% का भिन्न रूप होता है दोस्तों 1/5, यानी कि क्या हो दोस्तों 5 की वस्तु पर 1 रुपये की छूट यानी कि 4 में मिल गई। अगला दोस्तों लिखा 30% की छूट। 30% का भिन्न रूप होता है दोस्तों हमारे पास 3/10, यानी कि दोस्तों 10 की वस्तु पर 3 रुपये की छूट, तो 3 रुपये की छूट दी, 10 की वस्तु को 7 में बेचा। अगला लिखा दोस्तों 14 से 2/7% और 14 से 2/7% का भिन्न रूप अभी हमने ज्ञात किया दोस्तों होता है 1/7, यानी कि दोस्तों 7 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट। तो दोस्तों वस्तु कितने मिलेगी 6 में मिलेगी, 7 की वस्तु 6 में मिलेगी। अब हमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों का गुणा कर लेना होता है कि 5 × 10 × 7 ये हमारा हो जाएगा वस्तु का टोटल क्रम मूल्य। तो हम इसको गुणा करेंगे 5 × 7 35 हो गया और × 10 तो हमारे पास हो गया दोस्तों 350। और हम गुणा करेंगे दोस्तों इन तीनों का गुणा 4 × 7 × 6
इससे क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो 4 × 7 हमारे पास होगा 28 और 28 × 6 हमारे पास होगी दोस्तों 168। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, 350 की वस्तु को 168 में बेचा डिस्काउंट देने के बाद। तो इसमें डिस्काउंट कितना मिला वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए हमें इनके बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों 350 में से 168 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 8 के पीछे बच गया 2 और आगे बच गया हमारे पास 4 यानी 14। 14 में से 6 गए पीछे बच गया हमारा 8 और 2 में से 1 गया पीछे बच गया 1, यानी कि 182 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। तो दोस्तों हम इसका प्रतिशत रूप ज्ञात कर लेते हैं। 182 डिवाइड बाई 350 एंड इंटू 100, इससे क्या होगा, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 0 से 0 चला गया और आगे दोस्तों हम करते हैं 5 की टेबल से 10 को और 35 को 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आगे दोस्तों 2/7। अब हम 182 यानी 182 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, पहले 2 टाइम्स हुआ, फिर 4 रिमाइंडर बच गया 4 × 42 और इसमें होगा 6 टाइम और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इस प्रकार भी क्या आ गया, 52% इसको डिस्काउंट मिला। आप कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 रुपये आता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमने किए, CI माइनस SI का डिफरेंस हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले के स्थान पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। फॉर्मूला तो हमारे पास दोस्तों इजी होता है, लेकिन हम फॉर्मूला की सहायता से नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट की सहायता से करेंगे। प्यार दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास राशि थी 100 रुपये। ये हमारे पास पहला साल आ गया, ये हमारे पास आ गया दूसरा साल। अब इस पर 20% ब्याज लग रहा है। तो पहले साल 20 रुपये ब्याज लगेगा और दूसरे साल भी कम से कम 20 रुपये ब्याज लगेगा। 20 + 20 यानी कि 40 तो हमारा दोस्तों आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। और हमें CI भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होता है, CI में चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हमें 20 का 20% ज्ञात करना है। 20 का 20% यानी 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो हमारा पास आगे दोस्तों 4 आ गया। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि ये 20 + 20 यानी कि 40 तो हमारा दोस्तों हो गया क्या, ऐसा ही हो गया। और 20 + 20 + 4 यानी कि 44, 44 हमारा क्या हो गया दोस्तों, CI हो गया। और ये 4 आया ना, ये हमारा 4 के CI माइनस SI का अंतर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर रखेंगे CI माइनस SI का डिफरेंस क्या देगा परसेंट में 42 रियल वैल्यू, अपोन में रखेंगे प्रतिशत या अनुपात से वैल्यू आई जो अपॉन 4 हो गया, इनटू फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई करना हमें। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम प्रिंसिपल को 100 माना तो हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। अब इसको 42 को 25 से गुणा कर लीजिए, हमें इस पर्सन का आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हमारे पास दोस्तों 25 × 2 50 हो गए, 5 हो गए कैरी, और 25 × 4 100 और 100 और 5 हमारे पास हो गए दोस्तों 105। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। अब दोस्तों आप इतना बड़ा नहीं करनी चाहिए, और आप तो चाहते हैं कि हम तो भी आसान प्रश्न करना चाहते हैं। आसान यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न है 2 साल की बात करें, अब इसमें समय 2 वर्ष दिए उसी की बात करें, 2 वर्ष का समय दे रखे दोस्तों, तो हमारे पास CI माइनस SI का डिफरेंस क्या आएगा, CI माइनस SI का डिफरेंस जो परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का स्कोर बट्टा 100, ये हमारे पास हमेशा CI माइनस SI का डिफरेंस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें परसेंटेज दे रखा 20%, 20% यानी 20 का स्कोर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 400 बट्टा 100, 100 से 2 0 कट गया तो हमारे पास इनका अंतर क्या बच गया दोस्तों, 4 बच गया। हमने यहाँ पर इतना बड़ा करके 4 निकाला, यहाँ पर हम सीधा ही 4 ज्ञात कर सकते हैं। 42 4 के बराबर हो गया तो 100 के बराबर क्या होगा, इस प्रकार हमारे पास धनराशि आ जाएगी बहुत ही कम समय में। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 6/7, तो A/D ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर A/D ही पूछे ओनली किसी भी प्रश्न में, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो पहले क्या लिखा दोस्तों, 2/3,
दूसरा बी और सी का लिखा दोस्तों 4:5 और सी और डी का लिखा दोस्तों 6:7। इस प्रकार हमें लिख लेना है और दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी आएगा वो ए और डी का रेशियो आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 × 4 × 6 ये हमारे पास ए का मान आ गया, 3 × 5 × 7 ये हमारे पास आ गया दोस्तों डी का मान। अब इसको हल करने पर अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें लग रहा है कुछ कटेगा तो हम इसको पूरा गुणा नहीं करके टुकड़ों के रूप में लिखेंगे। टुकड़ों के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 4 × 6 ये हमारे पास ए का अनुपात आ गया, अनुपात डी। तो हम डी के लिए क्या करेंगे, 3 × 5 × 7। अब प्यार दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो यहीं पर काट लीजिए, यहाँ पर काटने में हमें आसानी होगी। 3 को हम डिवाइड करें 6 से तो हमारे पास बच गया 2 और कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारे पास दोस्तों ए का मान क्या बच गया, 2 × 4 × 2 यानी कि क्या बच गया दोस्तों हमारे पास 4 × 2 8, 8 × 2 हमारे पास बच गया 16 अनुपात। इधर बच गया 7 × 5 हमारे पास बच गया दोस्तों 35। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर मिल गया दोस्तों में विकल्प सी 16:35 राइट आंसर है इस प्रश्न का। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जीएस का आ गया। लिखा है दोस्तों, किस शहर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे पास विकल्प है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास नई दिल्ली में। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो मुंबई में एयरपोर्ट है उसका नाम हमारा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों, हमें पूछा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारा नई दिल्ली, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी है। संजय कोठारी, के वेणुगोपाल, सुनील अरोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान महान्यायवादी है और भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी भी हैं। अब दोस्तों महान्यायवादी कई बार परीक्षा में पूछ जाता है, महान्यायवादी भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब दोस्तों हमारे पास और डिटेल दे रखे संजय कोठारी के बारे में, के वेणुगोपाल के बारे में और आगे हमारा हो गया दोस्तों सुनील अरोड़ा के बारे में। सुनील अरोड़ा कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है, भारत के वर्तमान के और 23वें चुनाव आयुक्त हैं। इस प्रकार हमें इस पर्सन के बारे में सारी डिटेल में जानकारी मिल गई। हमारा 11 प्रश्न है दोस्तों, लिखा है गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। हम जानते कि दोस्तों करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। हमारे पास विकल्प में थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पूना समझौता या फिर असहयोग आंदोलन। अब दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़िए, इसको याद रखिए। कई बार परीक्षा में भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर बहुत सारे आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए उनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। और अगली आंदोलन की पहुंच कहाँ तक थी, इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई, उसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब निलंबित हुआ, यानी कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। यह समाप्त 1922 में हुआ। किस कांड के बाद एक हुआ था, गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी कांड। अब चौरा चौरी कांड क्या था आप स्क्रीन पे देख रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसमें सारी जानकारी दे रही है विस्तार से कि किस प्रकार हुआ था। और दोस्तों हमें बताना कि असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हुआ या फिर स्थगित जो भी निलंबित क्यों हुआ, तो इसका मुख्य कारण था चौरा चौरी कांड, जो कब हुआ था दोस्तों 11 फरवरी 1922 को हुआ। तब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर भी मारे गए थे। तो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, असम, हरियाणा, नई दिल्ली, गुजरात। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, ये हमारे असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, यानी कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, ओम, पास्कल और चौथा विकल्प हमारा डाइन। तो चारों विकल्पों में से कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए
पास्कल दाब की, दबाव दाब की SI इकाई है। और पास्कल का नाम किस वैज्ञानिक पर लिखा वो भी इसमें दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पे दबाव लिखा वहाँ पर आपको दाब भी मानना है। यहाँ पर दोस्तों दाब के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वह दर्पण जो किसी वस्तु की अधिवर्तित और उभरी हुई छवि दे सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो दोस्तों, अवतल दर्पण होता है। दोस्तों हमारा अवतल दर्पण होता है जो किसी भी वस्तु को अधिवर्तित या फिर उभरी हुई छवि के रूप में दिखाता है। और दोस्तों हमारे पास दर्पण के बारे में सारी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी जानकारी पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिलने की गुंजाइश रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न चिन्ह का स्थान लेने वाली सही आकृति कौन सी होगी। हमें बताना है कि ए बी में कैसा संबंध है और सी डी में कैसा संबंध आएगा। तो हम देख रहे भी पहले 2 डॉट थे, उसमें 4 डॉट हो गए, फिर 6 डॉट हो गए। तो हम जानते हैं कि आगे वाले में 8 डॉट होने चाहिए। तो 8 डॉट किस आकृति में दे रखे दोस्तों, हमारा विकल्प सी में 8 डॉट दे रखे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प सी। बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न हमारा कि संबंधित शब्द चुनिए। गाजर सब्जी कोरंदा अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों गाजर क्या है सब्जी, तो हमें बताना कोरंदा क्या है, सब्जी है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है या फिर अनाज है। तो हम जानते हैं भी कोरंदा एक प्रकार का फ्रूट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 18 प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न ऐसे परीक्षा में कम पूछ जाते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस सेट में दे रखा था तो हमने भी यहाँ पर उठा के डाल दिया। क्या लिखा हो दोस्तों, ABCDEFG कुल 7 प्रश्न है। एक गोलाकार बेंच के चारों ओर बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है F B के बाएं दूसरे स्थान पर, E F और B का पड़ोसी है, A E के बाएं तीसरा है, C A के बाएं दूसरा है और G D के दाएं दूसरा है। तो हमें बताना है कि G के पड़ोसी कौन कौन है। तो प्यारे दोस्तों एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसको वैसे ही करना जैसे हम आपको बता रहे, जिससे क्या होगा दोस्तों आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होगा हमें फिगर बनाने में आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर 7% की बात की 7% है, तो हम 7 सीटें बना लेते हैं। तो 7 सीट हम इस प्रकार बना देते, 4 हो गई, ये हमारे पास 6 हो गई और ये हमारे पास हो गई दोस्तों 7वीं सीट। इस प्रकार हमारे पास कुल 7 सीटें आ गई। अब दोस्तों हमें सबसे पहले सीखना है कि बायां किधर होता है और दायां किधर होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो बायां हमारा हो गया दोस्तों इस साइड हो गया और दायां हमारा हो गया दोस्तों इस साइड हो गया। यानी कि दोस्तों लेफ्ट साइड होगी, यानी बायां हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज होगा और हमारा जो दायां होगा वो हमारा होगा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें याद रखना होगा दोस्तों। अगर ये हमें याद होगा तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों हम प्रश्न करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न हमारा लिखा हुआ दोस्तों सबसे पहले F B के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब दोस्तों इतने हमारे पास 7 स्थान है, किसी भी एक स्थान पर F या B को हम लिख देते हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले B को लिख लेते हैं, तो हमारे पास हो गया B। अब दोस्तों प्रश्न में लिखा है F B के बाएं दूसरे है, तो ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा हो गया दोस्तों दूसरा हो गया। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों B और F की हमें कंडीशन मिल गई। और दोस्तों सेकंड नंबर कंडीशन दे रखी है E F और B दोनों का पड़ोसी है। अब दोस्तों ऐसा स्थान जहाँ पर B का भी पड़ोसी आ जाए और F का भी पड़ोसी आ जाए तो कौन सा स्थान होगा, हम जानते हैं कि इसके बीच वाला स्थान होगा। इस प्रकार हमारे पास थोड़ी सीरीज कंप्लीट हो गई। आगे दोस्तों लिखा A E के बाएं तीसरा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा A E के बाएं तीसरा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा E हो गया, A के बाएं पहला तो हमारा हो गया दोस्तों F हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों तीसरा। तो हमारे पास दोस्तों आगे इस प्रकार A आ गया। अब दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा है C A के बाएं दूसरा, A दोस्तों हमारे यहाँ पर आ और A के बाएं दूसरा पहला और दूसरा, ये हमारे पास हो गया दोस्तों C आ गया। C हमारा क्या हो गया दोस्तों B का पड़ोसी हो गया। अब दोस्तों आगे लिखा हमारा G D के दाएं दूसरा। अब दोस्तों हमारे पास G और D कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 स्थान खाली है। 2 स्थान में से किसी एक स्थान पर G या D को रखिए और देखिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। हम G को A और C के बीच में लिखते हैं, तो यहाँ पर हो गया G। अब दोस्तों यहाँ पर G आएगा तो बचे हुए स्थान पर D आएगा। अब देखिए दोस्तों जो कंडीशन दे रखी है प्रश्न में राइट है क्या,
पर्सन लिखा है जी डी के दाएं दूसरा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो क्या हो गया, बाएं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डी के स्थान पर जी आ जाएगा और जी के स्थान पर डी आ जाएगा। तो हम इसको वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा डी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी। अब पर्सन में क्या पूछा दोस्तों, पर्सन ने पूछा जी के पड़ोसी कौन है। तो जी के पड़ोसी दोस्तों हमारे पास हो गए ए और एफ। विकल्प डी इस पर्सन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम दोस्तोौ अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन हमारा, नीचे दिए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास विकल्प दे रखे दोस्तों 191, 283, 285 या फिर 425। दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करें। हमें यहाँ पर सीधा दिख रहा है 2 × 7 हमारा हो रहा है 14, आगे 3 × 4 12, लेकिन यहाँ पर तो 5 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी सीरीज काम नहीं करी। तो हम और क्या सीरीज ले रहे हैं, अगर हम नीचे गुणा करके देखें तो 2 × 3 हमारे 6 हो रहा है और 1 75 आ रहा है। कोई ऐसा कोई मतलब कंडीशन मिल नहीं रही है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए, ये हमारे पास देखिए 2 और 3, 2 और 3 हमारा 5 हो रहा है। 5 का भाग 75 में जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 और 4 देखा, 7 और 4 11 होता है और 11 भी 80 से विभाजित होता है। तो हमें एक कंडीशन मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग हम 75 में देंगे या फिर 5 को किस संख्या से गुणा करेंगे 75 आ जाए। तो हम गुणा करेंगे दोस्तों 15 से, तो हमारा आ रहा है 75। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 11 को हम 15 से गुणा करें तो हमारे पास दोस्तों आ गया 165। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 14 + 5 हो गया 19। 19 को हम 15 से गुणा कर लेते हैं। 19 × 15 हमारे पास दोस्तों हो जाएगा 300 में से 15 कम यानी कि 285 हो जाएगा। विकल्प सी इस पर्सन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले पर्सन की ओर। प्यार दोस्तों 20वां पर्सन हमारा, श्रृंखला में कौन सी आकृति पर्सन चिन्ह के स्थान पर रखी जाएगी। हमारे पास 4 विकल्प है, 36, 48, 64, 65। तो दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से देखिए। श्रृंखला हमारे किस प्रकार दे रखी है, श्रृंखला हमारे दे रखी है दोस्तों 40, 60, 45, क्वेश्चन मार्क 50, 68, 55, 72। अब दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से देखिए। हमारे पास यहाँ पर 50 से 55 हो रहा है, 45 से 50 हो रहा है और 40 से 45 हो रहा है। यानी कि एक श्रृंखला चल रही है हमारी +5 वाली। दूसरी हमारी क्या चल रही है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें +4 हो रहा है। यहाँ पर हमें एक संख्या ज्ञात करनी और आगे, यानी कि अगर +4 और श्रृंखला हमारी राइट हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 60 + 4 हमारा 64 हो रहा और 64 + 4 हमारा 68 हो रहा है। तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी 64 इस पर्सन का राइट आंसर है। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन हमारा, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। प्यार दोस्तों आप देख रहे हैं कि उत्तर आकृतियों में 4 आकृतियां, कोई छोटी देर की कोई बड़ी देर की है। हमें इसको माइंड नहीं करना है क्योंकि हम पर्सन बना रहे होते तो ऐसा कुछ टाइपिंग में मिस्टेक या फिर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। दोस्तों हमें ज्ञात करना दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है, दाएं भाग को बाएं कर देता है, बाएं भाग को दाएं कर देता है। तो दोस्तों जो भी प्रतिबिंब होगा वो इस तीर के सामने होगा, तो इस प्रकार तीर बनेगा। और जो लटक रहा भाग वो तो इसी प्रकार लटकेगा और एक तीर इस तरफ चला जाएगा। तो ऐसा किस विकल्प में दे रखा दोस्तों, हमारा विकल्प बी इसी प्रकार दे रखा है। तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। दोस्तों अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही या फिर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है तो हम इस आकृति का डिजिटल प्रतिबिंब, यानी कि हम स्मार्ट बोर्ड की हमारे जो भी स्क्रीन है उसकी सहायता से आपको दर्पण प्रतिबिंब बना के आपको बता रहे हैं। तो ये इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और इसका हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रकार आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब हमारा हूबहू विकल्प बी जैसा दिख रहा है, तो इस पर्सन का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी हो गया। बढ़ते हम दोस्तों अगले पर्सन की ओर। का सूर्योदय के बाद सारा और साक्षी बगीचे में मिलते हैं। जब वे एक दूसरे के सम्मुख खड़े होते हैं तब सारा की परछाई उसके बाईं ओर होती है। तो साक्षी किस दिशा के सम्मुख है, हमें बताना कि साक्षी का मुख किस दिशा में। मेरे प्यारे दोस्तों हम पहले दिशाएं बना लेती है। दिशाएं हमारे पास इस प्रकार होती है। ऊपर हो गया दोस्तों हमारा उत्तर दिशा, नीचे हमारा दक्षिण दिशा, इधर हमारे होगी दोस्तों पूर्व दिशा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य हमारा पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी कि इस दिशा। और दोस्तों पर्सन में दिया छाया उसके बाईं ओर बनती है, सारा की छाया, यानी कि छाया हमारी इस साइड बनती है, चाहे इस साइड बनती है, दोनों में से एक दिशा में बन रही। अब दोस्तों सारा की बाईं ओर, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सारा इधर खड़ी है, इसका बायां इस दिशा में हो गया, तो इसकी छाया बाईं ओर बन रही है। तो हमारे पास साक्षी क्या होगा, इसके सामने खड़ी है, तो इसका मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, सारा के सामने है। अब दोस्तों पर्सन में देखा सारा और साक्षी सम्मुख खड़े हैं, यानी आमने सामने खड़े हैं।
सहारा हमारी इधर होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, साक्षी। साक्षी हमारे किस दिशा में होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा में होगी। प्यार दोस्त आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो हम आपको एक फिगर की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप फिगर देख पा रहे हैं, हमारा इस प्रकार हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देर का है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा की परछाई देर के इस साइड बन रही है। कब बन रही है, जब सारा उत्तर दिशा में देख रही है तब इसकी छाया बाह्य दिशा में बन रही है, तो यानी कि इसके सामने साक्षी देख रही है। और दोस्तों देखिए साक्षी का मुंह किस दिशा में होगा, साक्षी का मुंह हमारा हो जाएगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। हमारे पास विकल्प दे रखे दोस्तों, कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। प्यार दोस्तों आप जानते होंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सब में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। ऑफिस में भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों बेजोड़ शब्द यानी कि बेमेल समूह हमारा हो गया दोस्तों कार्यालय। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास दोस्तों 4 आकृति रखी है, हमें 5वीं आकृति बतानी कौन सी आकृति आएगी। मेरे प्यार दोस्तों आकृतियों को गौर से देखिए, इसमें किस प्रकार संबंध आ रहे हैं। हम पहले आकृति ए और आकृति बी में देखते हैं। अगर हम व्हाट्सएप वाले साइन से स्टार्ट करें तो दोस्तों देखिए हमारे पास इस दिशा में अगर फिगर बन रहा है तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए इसी दिशा में बन रहा है। व्हाट्सएप के बाद लाइन है, लाइन के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद में त्रिभुज। इसी प्रकार दोस्तों देखिए विकल्प बी में इसी प्रकार देखते हैं। अगर हम विकल्प सी और विकल्प डी की बात करें तो विकल्प सी में दोस्तों हमारे पास इस प्रकार बन रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में ही बन रहा है। तो हमारे पास व्हाट्सएप वाला आ गया, व्हाट्सएप के बाद ये हमारा लाइन आ गई, लाइन के बाद क्रॉस आ गया। और दोस्तों आगे बढ़ते हम अगले विकल्प में भी एक क्लॉकवाइज देखा व्हाट्सएप के साइन से, लेकिन दोस्तों में कोई खास संबंध नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विकल्प ए और सी को देखिए। ए और सी में क्या हुआ दोस्तों, व्हाट्सएप का साइन एक स्थान पीछे आ गया। तो अगली जो भी आकृति आएगी उसमें क्या होगा दोस्तों, व्हाट्सएप का स्थान एक और पीछे आ जाएगा, यानी सी से एक स्थान पीछे। तो व्हाट्सएप का साइन 0 के स्थान पर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी है। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। हमें देर का NET अनुपात 39 समानुपात DIS के अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों NET की कोडिंग कीजिए। N हमारा आता दोस्तों 14 पर, E हमारा 5 पर और T हमारा 20 पर। अब दोस्तों इसमें संबंध क्या दिख रहा है, संबंध मुझे लग रहा है दोस्तों इन तीनों को जोड़िए। 14 और 5 19, 19 और 20 हमारा हो गया दोस्तों 39। तो इसी प्रकार में डेस्क की भी करनी है। डी हमारा दोस्तों 4 पर, आई हमारा 9 पर, एस हमारा दोस्तों हो गया 19 पर और के हमारा दोस्तों हो गया 11 पर। 19 + 11 दोस्तों हमारा हो गया 30, 30 + 9 हमारे पास 39, 39 + 4 हमारे पास हो गया दोस्तों 43, 43। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी। दोस्तों 26वां प्रश्न हमारा, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, 3 अंक वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु दिखाई देंगे। प्यार दोस्तों दोनों पासों को ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन कितने नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 और 2 मिल रहे, यहाँ पर 5 और 2 मिल रहे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 के विपरीत हमारा हो गया 1 और 1 विकल्प हमारा विकल्प 1 में दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ये हो गया। बढ़ते हमारे 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न लिखा, कुछ बच्चे पंक्ति में चल रहे हैं। महक सामने से 5वें स्थान पर और सना पिछले छोर से 4थे स्थान पर है। अगर महक और सना के बीच 6 बच्चे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे। तो दोस्तों फिगर बना लीजिए। सामने से ये हमारी महक हो गई 5वें स्थान पर है और सना पीछे से दोस्तों 4थे स्थान पर, ये हमारे दोस्तों हो गए सना पीछे से कौन से स्थान पर, 4थे स्थान पर और महक 5वें स्थान पर। और दोस्तों प्रश्न में दे रखा है इन दोनों के बीच में कितने बच्चे दोस्तों, हमारे पास हो गए यहाँ पर 6 बच्चे प्रश्न में दे रखे। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो गए दोस्तों, इनको काउंट कर लीजिए। हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 6 और 4 10, 10 + 5 15, 15 यानी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हमारा 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। पूरा प्रश्न हमने लिखा नहीं, हमने सीधे कथन और निष्कर्ष लिख दिए और उसके बाद विकल्प दे दिए।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर बना लेना था। लिखा है सभी जमा हुआ शुष्क, यानी कि दोस्तों हो गया ऑल फ्रोजन्स आर ड्राइड। तो ये हमारे पास होगी दोस्तों एप हो गया, और ये हमारे क्या होगी दोस्तों ड्राइड होगी, यानी कि पूरे इसमें आ रहे। और दोस्तों लिखा है सभी शुष्क अवसाद है, यानी कि पूरे क्या होगे दोस्तों अवसाद होगी। और तीसरा लिखा है दोस्तों कोई अवसाद गहरा नहीं है, यानी कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा DARK। अब दोस्तों निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया कुछ अवसाद जमे हुए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अवसाद इतने बढ़ा रहे हैं, और इसमें से ये हमारा आ रहा है दोस्तों जमा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अवसाद जमे हुए। तो पहला राइट है। दूसरा लिखा है कोई शुष्क गहरा नहीं है। अब दोस्तों देखिए शुष्क हमारा आ रहा है यहाँ पर डी वाला आ रहा है, और हमारा जमा हुआ यहाँ पर आ रहा है, गहरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि कोई शुष्क गहरा नहीं है। तो विकल्प बी भी राइट है। तीसरा लिखा कोई गहरा जमा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जमा हुआ सबसे बीच में आ रहा है, और यहाँ पर गहरा सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कोई गहरा जमा हुआ नहीं है। तो तीसरा विकल्प ही राइट है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों ऑल कंक्लूजन है तो फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, इस पर्सन का राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारा आज के सेकंड लास्ट पर्सन की ओर। सेकंड लास्ट पर्सन में हमारा पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह आएगा। दोस्तों हमारे पास श्रेणी दे रखी है, हमें श्रेणी के अकॉर्डिंग बताना कौन सा समूह आएगा। तो हम दोस्तों इसको समझने का प्रयास करें। श्रेणी हमारे पास इस प्रकार दे रखी है। सबसे पहला दे रखा बी, बी के बाद दे रखा दोस्तों डी, डी के बाद दे रखा एफ, और एफ के बाद यहाँ पर दोस्तों एच दे रखा। बी हमारा आता दोस्तों 2 पर, डी हमारा 4 पर, एफ हमारा 6 पर, एच हमारा 8 पर, यानी कि अगला नंबर जो भी आएगा 10वां नंबर आएगा। 10वां हमारा होता है दोस्तों जे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड लेटर की ओर। सेकंड लेटर दे रखा दोस्तों यहाँ पर ओ, ओ हमारा था दोस्तों 15 पर, पी हमारा आगे दोस्तों 16 पर, क्यू हमारा दोस्तों 17 पर, आर हमारा 18 पर, और हमारा अगला हो जाएगा दोस्तों 19, और 19 पर हमारा दोस्तों आता है एस। अब दोस्तों आते हैं थर्ड लेटर पर। थर्ड लेटर दोस्तों हमारा देर का पी, पी हमारा होता है दोस्तों 16 पर, एन हमारा 14 पर, एल हमारा 12 पर, जे हमारा 10 पर, यानी कि अगला नंबर होगा वो हमारा 8 नंबर होगा, और 8 पर हमारा दोस्तों एच लेटर आता है। तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प भी हो गया। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारा आज के आखिरी पर्सन की ओर। आखिरी पर्सन हमारा उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए पहले 2 आकृति में क्या संबंध है। पहले 2 आकृति में जो ओपन था उसको क्लोज करके हमें स्कोर बना दिया। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए दोनों हाफ सर्किल दे रखे, इसको क्लोज कीजिए तो हमारे पास फुल सर्किल आ जाएगा। तो इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा पेपर पसंद आया होगा और आपके अच्छे नंबर आए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।